यही इंतजार होगा नथी हमारी किस्मत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अमन बराबरी के साथ। मुझे नहीं मालूम कि मिर्ज़ा गालिब ने यह मौरक़तुल आरा शेर किस वक्त और किन हालात में तख्लीक किया होगा, लेकिन मैं दावे से इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के हालिया दौरा पाकिस्तान के बाद डराने वाले सियासी हालात इन अशार की अमली तफसीर ज़रूर दिखाई देने लगे हैं। अभी अर्ज़ पाकिस्तान के 18 करोड़ मकीन भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के दौरा पाकिस्तान में किए गए वादों पर यकीन भी न लाने पाए थे कि भारतीय लोकसभा इस दौरे पर अपोजिशन के एहतजाज से गूंज उठी। वाकई किस कदर देरपा थीं अमन की उम्मीद अफजा बातें और कितने गैर हकीकी साबित हुए यकतरफा अमन के वो नापायदार ख्वाब जो हमारे नाम नेहाद मसीहा कराम हमें दिन रात दिखाने पर मुसिर रहते हैं। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 30 नवंबर 2015 को पेरिस में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के बीच। ये फुटेज देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त भारतीय वज़ीर ख़ारजा की हालत उस बदनसीब क्लास टीचर से किसी तौर कम नहीं जिसे सज़ा के तौर पर निकम्मों और पैदाइशी नाअहलों की तदरीस का ज़िम्मा सौंप दिया गया हो। और क्लास टीचर बेचारी का कसूर भी क्या था, महज ये कि वो जुज़वक्ती तौर पर आलमी दबाव के ज़ेर असर एक ऐसे मुल्क के दौरे पर रवाना कर दी गई जिससे नाम निहाद सेक्युलर जमहूरिया हिंदुस्तान का एक एक चप्पा, एक एक जर्रा खाइफ है। अगर आपको लगता है कि इस फुटेज में गला फाड़ फाड़ कर चीखो पुकार करने वाले ये भारतीय सियासतदान दौरा पाकिस्तान में भारतीय वजीर खारजा की जानिब से कोई निहायत अहम नुक्ता भूल जाने पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं तो यू आर बैडली मिस्टेकन। मैं आपको यह बताते हुए कतई कोई मुसर्रत महसूस नहीं कर रहा कि इन भारतीय सियासतदानों का असल नुक्ता एतराज़ था सुषमा स्वराज की जानिब से इस दौरे में ज़ेबतन की जाने वाली सब्ज साड़ी और गुफ्तगू के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले उर्दू ज़ुबान के चंद अल्फाज जिन्होंने इन पार्लियामेंटेरियंस की समातों पर मुज़िर असरात मुरत्तब किए। इस बात की भी आलोचना हुई कि मैंने वहाँ उर्दू क्यों बोली। अरे मैं उन आलोचना करने वालों को कहना चाहूंगी, अरे उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है, उर्दू केवल उनकी जुबान नहीं है, उर्दू मेरे मुल्क की भी जुबान है। और अगर मैं बैंकॉक में जाकर विश्व संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत में भाषण देती हूँ तो जब मैं उर्दू में पाक मीडिया से रूबरू होती हूँ तो उनसे मुखातिब होते हुए मैं उर्दू क्यों नहीं बोलूंगी। ये मेरे मुल्क की भी जुबान है और इसलिए मैंने वहाँ उर्दू में बात की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ भारतीय सहाफ़ी पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र, ये फरमाइएगा कि लोकसभा के गुज़िश्ता इजलास में भारतीय अपोजिशन के हाथों भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जो दुर्गत बनी और वो भी महज सब साड़ी पहनने और उर्दू ज़ुबान बोलने पर, उस पर आप किन अल्फाज में तबसरा फरमाएंगे? देखिए, एक बात वाज़े कर दूं मैं कि भारत की पार्लियामेंट में किसी ने भी सुषमा स्वराज के हरी साड़ी पहनने और पाकिस्तान में उर्दू बोलने पे सवाल नहीं उठाया था, बल्कि भारत की वजीर खारजा जनाब मोहतरमा सुषमा स्वराज जब पाकिस्तान अपनी विजिट के बारे में तफसीलात दे रही थी पार्लियामेंट को, उस वक्त उन्होंने कहा कि अब बताइए, कुछ लोगों ने तो मेरे हरी साड़ी पहनने पे भी सवाल खड़ा किया। मैं नहीं कहती कि पार्लियामेंट के लोग हैं, कुछ लोगों ने मेरे उर्दू बोलने पे भी सवाल खड़ा किया। तो एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी हार्डलाइन कैडर है, उन लोगों का ये सवाल था, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या किसी राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये सवाल नहीं था। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के कौमी मुशीर बराए उमूर ख़ारजा सरताज अजीज से गुज़िश्ता दिनों तवील बातचीत के बाद ऐलान किया कि दोनों ममालिक ने जामे मुज़ाकरात शुरू करने से इत्तेफाक कर लिया है। जो डायलॉग कॉम्पोजिट डायलॉग के नाम पे चल रहा था, बाद में रिज्यूम्ड डायलॉग के नाम पर चला, हमने तय किया है कि हम नए सिरे से उसको कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग कहेंगे। इस बातचीत में कश्मीर का मौजू भी नुमाया तौर पर शामिल है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब मोदी हुकूमत ने बातचीत को दहशतगर्दी के सवाल तक महदूद रखने पर जोर दिया था। उफा की स्पिरिट का सम्मान करते हुए
आप बातचीत का दायरा आतंकवाद से आगे मत ले जाइए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक मोदी हुकूमत बातचीत के लिए आमादा हो गई? तजियाकारों का ख्याल है कि पिछले 2 बरस में पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात काफी बेहतर हुए हैं और भारत पर बातचीत के लिए मगरबी मुल्कों का दबाव बढ़ रहा था। जिस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे थे तो वो सब खत्म हो चुका है। उनका काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा हुआ है और यही दबाव हिंदुस्तान पे भी अमेरिका ने डाला है और मगरबी देशों ने डाला है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से इसका ये नतीजा है, लेकिन ये दबाव बहुत बड़ा एक फैक्टर है। दोनों मुल्कों के खारजा सेक्रेटरी जामे मुज़ाकरात शुरू करने की तारीखें और तरीक़ेकार तय कर रहे हैं। जिस तरह का माहौल है और जिस तरह की सस्पिशंस हैं दोनों मुल्कों के बीच, मुझे नहीं लगता कि इस बातचीत से कुछ ज़्यादा अहम या कोई ठोस चीज़ निकल के आएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान से मुज़ाकरात के सिलसिले में कश्मीर की अलहदगी पसंद क़यादत को हर तरह की बातचीत से मुअस्सर तौर पर अलग कर दिया है। बातचीत एक बार फिर ट्रैक पर है और यहाँ जो इशारे मिल रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि हुकूमत सिर्फ मुज़ाकरात नहीं, ऐसे मुज़ाकरात चाहती है जो फैसला कुन हो। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक पाकिस्तानी सिफारतकार शाहिद अमीन साहब। शाहिद साहब, लोकसभा में पॉलिसी बयान देते हुए भारतीय वजीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान के साथ जामे मुज़ाकरात का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत भी था और दोनों मुल्कों के अवाम की ख्वाहिश भी। ये खबर तो बहुत पुरानी है सर, क्यों ना यकीन कर लिया जाए कि 180 डिग्री का ये यू टर्न आलमी ताकतों की दिलचस्पी की बदौलत देखना मुमकिन हुआ? जाहिर है कि ये ख्यालात जो उन्होंने इजहार किया है ये हमारे लिए खुशाइंद है। हम तो अरसे से बात, पाकिस्तान तो अरसे से बात कह रहा है कि बातचीत का जरिया अख्तियार किया जाए और जंग तो बहरहाल कोई ऑप्शन है नहीं। और अब सुषमा स्वराज ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि जंग का कोई रास्ता नहीं है, मुज़ाकरात ही एक तरीक़ेकार है। और उसकी वजह जाहिर है, एक तो ये कि दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर ताकत है, दूसरे जंग तो किसी हालत में मुनासिब तरीका नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि भारत के रवैये में कोई तब्दीली आई है और ये एक अच्छी बात है जिसका हम खैर मकदम करते हैं। बाकी ये है कि बातचीत का सिलसिला काफ़ी सालों से रुका हुआ था, वो भी हिंदुस्तान की पॉलिसी की वजह से। और अब उन्हें एहसास हुआ है कि दोनों मुल्कों को अपने जितने भी मामलात हैं उन पे बातचीत के जरिए से कोई हल निकालना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि मोदी हुकूमत की पॉलिसी में एक खुशगवार तब्दीली आई है। साथ ही हमारी सरकार पाकिस्तान सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंधों के प्रति वचनबद्ध है, ताकि दक्षिण एशिया में शांति और विकास के लिए जो प्रयास इस सरकार ने अपना कार्यभार संभालने के समय शुरू किए थे उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान के साथ इस नवीन वार्ता के 2 उद्देश्य हैं। पहला, चिंता के विषयों पर रचनात्मक बातचीत के जरिए समस्याओं का निराकरण करना और साथ ही सहयोगात्मक संबंधों को स्थापित करना तथा इस दिशा में नए मार्ग तलाशना। व्यापार और संपर्क द्वारा, लोगों के बीच आपसी संपर्क द्वारा और मानवीय पक्षों पर नई पहलों के द्वारा समूचे क्षेत्र का कल्याण हो सकता है और इससे आपसी समझ और विश्वास भी बढ़ सकता है। पुष्पिंदर, भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज की मीठी मीठी बातों से कतई नजर मोदी महाराज भी अब अचानक फरमाने लगे हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर तारीख का धारा बदल देने के ख्वाह हैं। आपके ख्याल में भारतीय सियासत की ये गंगा अचानक उल्टी कैसे बहने लगी? देखिए, मैं 2 बात वाज़ेह कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के मीडिया में और हिंदुस्तान के अवाब में और खासतौर से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, जो उनकी पार्टी है, जो उनका कैडर है, सॉफ्ट कैडर है, हार्ड कैडर है, वो तमाम सारे लोग जो हैं, जिस तरीके से पिछले 10 दिन में तमाम चीजें बदली हैं, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग चुपचाप खामोशी के साथ बैंकॉक में हुई है और जब वो मंजरे उस पे आवाम पे आई कि तमाम सारी बातें हो चुकी हैं और सुषमा स्वराज पाकिस्तान जा रही हैं, तो आप यकीन मानिए कि तमाम अपोजिशन पार्टी तो छोड़ दीजिए, खुद भारतीय जनता पार्टी और जो उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है RSS, वो इस शौक में है कि ये किन हालात में क्यों किया गया और क्या ऐसी वजूहात थी। इसीलिए जब सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में बोल रही थी तो लोगों ने ये पूछा कि ये मुझे बताइए कि पिछले सितंबर यानी ऊफा में जब बातचीत टूटी थी,
ऊफा वाले समझौते के बाद आज ऐसा क्या हो गया कि यकायक तमाम सारी चीजें ठीक हो गई, सुषमा स्वराज भी चली गई हैं और पाकिस्तान में अगले साल सार्क में होने वाली मीटिंग में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं। तो एक चीज तो ये है, दूसरी तरफ यह है कि अपोजिशन पार्टीज हैं, उनको अपना अपना स्टैंड रखना है। जब ये इस पे आधे घंटे की बहस पार्लियामेंट में चल रही थी तो हर पार्टी ने अपना स्टैंड रखा, लेकिन जो बड़ी बात है कि तमाम सारे लोग बार बार ये कह रहे थे कि जब ऊफा में आपने बातचीत की थी उस वक्त उसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं था और इस वक्त इसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र है, तो क्या जम्मू कश्मीर के ऊपर बात होगी? और खास तौर से टीएमसी जो बंगाल में एक बड़ी पार्टी है ममता बनर्जी की, उसके सबसे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब वो जवाब दे रही थी, उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर शुरू हुआ, तथागत रॉय ने बड़े वाज़े अल्फाजों में कहा कि मोहतरमा ये बताइए कि जब भारत की पार्लियामेंट ने 2 बार रेजोल्यूशन पास कर चुकी है और भारत बार बार ये कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, तो जम्मू कश्मीर पे क्या बातचीत होगी? जब वो हमारा अटूट अंग है या हमारा अभिन्न अंग है या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उस पर बातचीत नहीं हो सकती, नॉन नेगोशिएबल है। तो जो सुषमा स्वराज का बयान था उसके बाद से मैं समझता हूं कि भारत के अंदर और खासतौर से नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है उसके अंदर एक नए किस्म की लहर पैदा हुई है। सुषमा स्वराज ने अपने बयान में ये कहा कि जम्मू कश्मीर का रेफरेंस सिर्फ वहां जो दहशतगर्दी हो रही है, जो सरहद पार से दहशतगर्द आ रहे हैं, जो वहां क्रॉस फायर बॉर्डिंग हो रही है, उस पे बात होगी, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी। और उसके बाद हमने ये देखा कि दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने हुर्रियत के लीडर से मुलाकात की और ये कहा कि हुर्रियत एक इंपॉर्टेंट है और जम्मू कश्मीर पे हुर्रियत के लोगों को हमें एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन उसी शाम इस्लामाबाद में भारत के सफीर जनाब टीएस राघवन ने ये वाजे कर दिया कि ये जो बातचीत होगी जम्मू कश्मीर में उसमें सिर्फ जो हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसको भारतीय हुकूमत और भारतीय अवाम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, सिर्फ उस पर बात होनी है, इसके अलावा कोई बात नहीं होनी। तो इससे एक बात साफ हो गई कि जो बयान सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में दे रही थी उससे वो बदला नहीं जा सकता। तो मुझे नहीं लगता कि जो जम्मू कश्मीर का मामला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलावा तमाम सारे मामला ऐसे हैं जिसपे भारत लगातार कहता रहा है बात करिए, उस पे न टेरर का कोई मामला है, न सरक्रीक का है, न सियाचिन का मामला है, तुलबुल का मामला है। तो एक तरीके से ये साफ लगता है कि भारत ने जो बातचीत शुरू की है उसमें भारत का स्टैंड अपनी जगह क्लियर है। अब जम्मू कश्मीर को लेके पाकिस्तान की साइड जो है या पाकिस्तान का मीडिया अवाम उसको किस तरह पेश कर रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। भारत के एनएसए अजीत डोभाल और पाकिस्तानी एनएसए नसीर जंजुला के बीच मुलाकात की ये तस्वीर दोनों देशों के बीच बातचीत के नए दौर की शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघली और भारत पाक के एनएसए के बीच करीब 4 घंटे तक बातचीत हुई। इस बातचीत में भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी भी मौजूद थे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि बैंकॉक में पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नासिर खान जंजुआ और अजीत डोभाल की मुलाकात के बाद फरीकैन की जानिब से जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था उसके मुताबिक भारत ने हैरानकुन तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर टीसी राघवन ने एक नया शगुफा छोड़ा है। मौसूफ फरमाते हैं कि दरअसल हमने तो पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर पर बात करने का इंदिया दिया था। हैरान हूं दिल करूं के पीटूं जिगर को मैं। झूठ बोले कौवा काटे काले कौवे से डरियो। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर जो तस्वीर मुलाहिजा कर रहे हैं उन्हें देखकर आलमी सियासत की बेसबाती पर यकीन आ जाता है। इस तस्वीर में पाकिस्तान के नाम तक से नफरत करने वाले महाशय भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल अपने पाकिस्तानी हम असर नासिर खान जंजुआ से बाहमी मुज़ाकरात के बाद मुसाफा करते दिखाई दे रहे हैं। याद रहे कि ये वही अजीत डोभाल हैं जिनकी पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर को माली मुआवनत फराहम करके पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर देने की नफरत अंगेज़ वीडियो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हर सारिफ की याददाश्तों में महफूज है। नेरंगी सियासत दौरान तो देखिए कि तकदीर ने इन्हीं मौसूफ को कश्मीर समेत तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार की जाने वाली दस्तावेज़ पर दस्तखत के लिए भी चुना।
शाहिद साहब, पहले तो एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज है कि 100 किस्म के झगड़ों से बचा लेती है मुझको हर बात से ये साफ मुकर जाने की आदत। इस शेर की अमली नज़ीर देखने को मिली पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर टीसी राघवन के बयान में। इस तजाद बयानी और दो अमली को आप किन अल्फाज में खराज अकीदत पेश करेंगे? देखिए, सुषमा स्वराज ने जब इस्लामाबाद में बातचीत की है हमारे वजीर आजम से और सरताज अजीज साहब से, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ था जिसमें न सिर्फ वो सारी बातें जिनका बैंकॉक में जिक्र किया गया बल्कि उसमें कोई मजीद एजेंडा आइटम्स भी शामिल थे। तो वो एक सरकारी स्टेटमेंट है जिसका इश्यू जो है फॉरेन मिनिस्टर के लेवल पे हुआ है। तो अब ये जो भारतीय हाई कमिश्नर ने जो कुछ भी कहा है उसकी वो वैलिडिटी नहीं है जो कि उनके वजीर खारजा की या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के स्टेटमेंट की है। अव्वल बात तो ये है। दूसरी चीज, ये मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हाई कमिश्नर को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है। ये तो अपनी जगह है कि हिंदुस्तान सालों से कह रहा है कि कश्मीर पे उनकी नजर में जो बातचीत होनी चाहिए वो पाकिस्तान का जो के ज़ेर साया जो इलाका है वो उसके बारे में होनी चाहिए। लेकिन ये हकीकत ये है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर हमारे इलाके की बात की जाए वो तो सिर्फ कश्मीर का इलाका हुआ ना, उसमें जम्मू तो शामिल नहीं है। तो ये मैं नहीं समझता कि हाई कमिश्नर के बयान को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए और गालिबन इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। लेकिन अगर उन्होंने कहा भी है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस बात के लिए ज़ाहिर तैयार नहीं है और बातचीत में पाकिस्तान पूरा मसला कश्मीर को उठाएगा, जिसकी बुनियाद यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन है कि कश्मीरी अवाम को अपनी हक़ खुदराजी का इस्तेमाल करके फैसला करना है कि वो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। When Mr. Liaquat Ali Khan and his wife arrived at London Airport, their small sons, said to be over here to see a pantomime, were there to meet them. In an exclusive newsreel interview, the Pakistani Prime Minister replied to questions regarding the possible settlement of the Kashmir problem. Well, I am very glad that the Commonwealth Prime Ministers have very kindly agreed to consider the Kashmir question collectively and make an effort in finding a solution of this problem. And because it is my conviction that so long as the Kashmir question is not settled, neither Pakistan nor India could be or would be in a position to play their proper role in the maintenance of peace in Asia. पुष्पिंदर, अभी अभी जो वीडियो हमारे नाजरीन ने मुलाहिजा की उसे देखकर कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान की संजीदगी और हसासियत का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी की कड़ी तनकीद, यहाँ तक कि मोदी जी के हालिया दौरे बरतानिया में मोदी महाराज को बरतानवी अवाम और मीडिया की जानिब से जिस सुबकी को सहना पड़ा उसने भी इंडिया की आंखें नहीं खोली। क्यों? देखिए, भारत का स्टैंड उस वक्त भी था जब आजादी के बाद 1948 में ये मामला हुआ, 65 में भी यही था, 71 में भी यही था, शिमला समझौता भी यही था, ताशकंद भी यही था, कारगिल भी हुआ, 26/11 भी हुआ, पार्लियामेंट भी हुआ। ये तमाम सबके बावजूद भी भारत ने इस स्टैंड को नहीं बदला है। जहां तक इंटरनेशनल बिरादरी की बात है, वो तमाम दुनिया जानती है कि इंटरनेशनल बिरादरी कब ह्यूमन राइट वॉयलेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कब ह्यूमन राइट वॉयलेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। भारत के अंदर कम से कम जो इस बार जो हुकूमत है, और मैं नहीं समझता कि मनमोहन की भी सरकार ने कभी इस दबाव को महसूस किया हो कि तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती हैं ये इस किस्म के बयान देती हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, चाहे वो श्रीलंका का मामला हो, तो उसको बहुत कोई सीरियस भारत में कम से कम मैं नहीं देख पा रहा कि इस बार भारतीय मीडिया ने या भारत के तमाम दानिश्वरों ने इस किस्म की कोई चीज को बड़ा संजीदगी से लिया हो। इवन तमाम वो लोग जो हिंदुस्तान में इस सरकार के बहुत आइडियोलॉजिकल मुखालिफ हैं, वो भी इस पे खामोश हैं। तो आप ये हो सकता है कि लियाकत साहब की ख्वाहिश रही हो और वो ये मानते हो कि जम्मू कश्मीर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं उसमें कोई दो राय नहीं है। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कहना चाहिए और उनकी अपनी एक राय होगी। लेकिन भारत में कम से कम लेफ्ट, राइट,
सेंटर जितनी पार्टियां हैं अक्रॉस द बोर्ड, नेशनल और रीजनल, वो इस मुद्दे को ये मानती नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कोई विवाद है, कोई मुतनाजा है, कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई डिबेट है उस पे। वो तमाम सारे लोग बार बार ये मानते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मरकज में नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिसको हमेशा पाकिस्तान के क्लोज माना जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के क्लोज माना जाता है, उस वक्त ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि जम्मू कश्मीर जो है वो किसी तरीके का कोई निगोशिएबल एरिया नहीं है। और अब जिक्र उस खबर का जिसने मुबहम अंदाजे बयां के बावजूद हर दर्दमंद पाकिस्तानी मुसलमान को एक सोच में मुब्तला कर डाला, एक ऐसी सोच में जहां मजहबी हमीयत और कौमी मफाद आपस में गलता और पेचां दिखाई देते हैं। शाहिद अमीन साहब, भारतीय वजीर खारजा ने लोकसभा में इंकशाफ करते हुए अगले बरस मोदी मौसूफ के दौरे पाकिस्तान की खबर भी सुनाई है। आपके ख्याल में गुजरात के हजारों मुसलमान शोहदा के कातिल और इंडिया में पाई जाने वाली मौजूदा अदम बर्दाश्त के रूह रवां की पाकिस्तान आमद पर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखिए जी, कौमी मफाद तो हर हालत में मुकद्दम है। यकीनन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपने सही इशारा किया, वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक नागवार चीज़ है। लेकिन हक़ाइक़ यह है कि वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं। अगर उनसे बातचीत नहीं करेंगे तो फिर हिंदुस्तान के साथ बातचीत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो माजी के अंदर देखिए लोगों ने दुश्मनों के साथ बातचीत की है, तो ये वाला बात उनका रिकॉर्ड अपनी जगह पे है। लेकिन क्योंकि इस वक्त वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं और सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात को किसी तरीके से आगे ले जाया जाए, जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो अगर ऐसा जो कहते हैं ना कि वो काफिर जो है अगर ईमान की तरफ राग़िब होता है तो उसका हमें खैर मकदम करना चाहिए। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान मुखालफत में मुब्तला उस मूजी मर्ज का जीता जागता अहवाल, जहां खामखा के भारतीय दानिश्वर ने अपने तासुब का बरमला इजहार करते हुए उस वक्त पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पीछे छोड़ दिया, जब मौसूफ ने अपने तौर पर भारतीय अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की कराची के इलाके क्लिफ्टन में मौजूद मुबैना रिहाइशगाह का एड्रेस भी बता डाला। मैं आज आपको दो बड़ी बातें दे रहा हूं। दाऊद इब्राहिम के सब एड्रेस हैं, लोकेशन है, सब कुछ है। मैं खुद गया हूं क्लिफ्टन, उनके घर के बाहर मैंने फिल्म किया था, 20 साल हो गए, 1995 या 96 में। वहां के नेबर्स ने मुझे कहा दाऊद जी यहां रहते हैं, सबने कहा। मैं आज आपको डायरेक्टली पूछ रहा हूं, आप दाऊद दे दीजिए, देखिए विश्वास कैसे बढ़ता है, भरोसा कैसे बढ़ता है। बड़ी बात कर दीजिए, आप देख लीजिए। हाफिज सईद को आप 26/11 में प्रोसिक्यूट कर दीजिए, प्रोसिक्यूट करके कन्विक्ट कर दीजिए, देखिए विश्वास कैसे बढ़ता है। क्रिकेट छोड़िए, सब छोड़िए, आप ये दो चीजें कर दीजिए, दुनिया बदल जाएगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और अब मुलाहिजा कीजिए इस गुमराह कुन इंकिशाफ और जिहालत आमेज मुतालबे पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का वो दंदान शिकन जवाब, जिसने न सिर्फ इस नाम निहाद एंकर को खिसियानी हंसी हंसने पर मजबूर कर दिया, बल्कि हॉल में तालियां बजाने वाले हाथ भी यूं साकित हो गए जैसे यहां कभी कोई शोर हुआ ही ना हो। आप सब बातें कर रहे हैं और तालियां भी बजी हैं, मैं समझ सकता हूं इस बात को, लेकिन हमारा भी एक जुडिशल सिस्टम है, इंसाफ के तकाजे, सब चीजें पूरी। आपके कहने पे या मेरे कहने पे तो किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। सर, दाऊद को कन्विक्ट करने की बात दाऊद दे दीजिए, कन्विक्ट हम कर देंगे, आप कन्विक्ट मत करिए, हमारे यहाँ कन्विक्ट हो जाएगा। दाऊद तो आपके शहरी हैं, दाऊद आपके शहरी हैं। और अगर आपको याद हो, इस साल के शुरू में आपकी अपनी हुकूमत ने ये कहा कि हमें नहीं मालूम कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है। अब आपकी अपनी इतनी मुताजादात किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं, तो आप किस तरह ये कंक्लूड कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में है? पुष्पिंदर, भारत के इस नवरत्न राजदीप सरदेसाई से कोई इंटेलिजेंस सर्विस क्यों नहीं लेते? भारतीय हुकूमत इनका टैलेंट ख्वामखा जाया करने पर क्यों तुली हुई है? देखिए, भारत में आप ये मान के चलें कि कुल मिलाकर के 240 ऑफिशियल नेशनल न्यूज चैनल हैं और कई हजार अखबार हैं, जिसमें कम से कम 100-125 अखबार दिल्ली से ऐसे हैं जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है, और हर अखबार की एक अपनी लाइन है, और बहुत सारे लंबे वक्त के बाद बहुत सारे सहाफियों की अपनी एक लाइन फिक्स हो गई है। बरखा दत्त हो,
राजदीप सरदेसाई हों, करण थापर हों, ये तमाम जो हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा एक अलग लाइन लेते हैं। राजदीप सरदेसाई भारत की नुमाइंदगी नहीं करते। राजदीप सरदेसाई दाऊद इब्राहिम के घर के बाहर खड़े थे और वहां पर एक आदमी अमरूद बेच रहा था, उसने बता दिया है दाऊद इब्राहिम रहते हैं, तो ये उनकी जो सहाफत कर रहे हैं उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है कि अगर दुनिया का मोस्ट वांटेड जिसे वो खुद कहते हैं और उसके बारे में एक अमरूद बेचने वाला उसके बाहर खड़े होकर के बता दे और राजदीप सरदेसाई वहां चले गए हो, तो ये उनका मानसिक दिवालियापन लगता है। और अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में बरखा दत्त टाइप के लोग हों, राजदीप टर हों या करण थापर हों या और कुमार केतकर हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर और बेशतर इस किस्म की बातें भी करते हैं और अक्सर और बेशतर एक ऐसा लगता है कि ये अगर कहीं इनको निगोशिएशन टेबल में बैठा दिया जाए तो इनसे ज्यादा बचकाना और इनसे ज्यादा बेहूदा कोई बातें नहीं कर सकता कि आप ज़कीउर रहमान को हमें दे दीजिए, आप हमें दाऊद इब्राहिम को हमें दे दीजिए। ऐसे कोई जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि महर में दाऊद इब्राहिम को दिया गया हो या हाफिज सईद को दिया गया हो। एक मुल्क की आपकी पॉलिसी है, आप किसके साथ क्या निगोशिएट करेंगे। लेकिन राजदीप सरदेसाई की बहैसियत सहाफी तो एक बहुत बड़े करोड़पति आदमी है वो, लेकिन मुझे हिंदुस्तान की सियासत में किसी पार्टी ने उनको ये नहीं सौंपा है कि वो भारत के बिहाफ पर जो है वो कोई निगोशिएशन करें। और यहाँ बहुत सारे जर्नलिस्ट इस किस्म की बातें करते रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा कोई सीरियस लेता भी नहीं है और अब उन लोगों की क्रेडिबिलिटी बची भी नहीं है। क्या आप इस प्लेटफॉर्म से आश्वासन देने के लिए तैयार है कि जिन लोगों ने मुंबई 26/11 में आतंकवादी हमला किया था उनके खिलाफ कन्विक्शन होगा जल्द से जल्द? ज़कीउर रहमान लखवी को कन्विक्ट किया जाएगा जल्द से जल्द, हाफिज सईद के खिलाफ कम से कम ठोस कार्रवाई होगी जल्द से जल्द, ये आप मुझे बताइए। शाहिद अमीन साहब, ये फरमाइशी प्रोग्राम जो अभी अभी आपने सुना, इसके जवाब में हमारी वजारत खारजा सानहा समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने की हिम्मत क्यों नहीं करती? और सुषमा स्वराज सरताज अजीज मुलाकात के बाद जारी किए जाने वाले मुश्तरका एलामिये में इस अहम मौजू को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? यकीनन ये गलती है और इसकी होने की जरूरत है। यकीनन जब बातचीत होगी तो पाकिस्तान इस मसले को जरूर उठाएगा, लेकिन एक अगर जॉइंट स्टेटमेंट में भी जिक्र किया जाता तो ज्यादा मुनासिब था। तो ये मेरे ख्याल में जिसको कहते हैं हमारी तरफ से एक मिशन है जिसकी इस्लाह करने की जरूरत है। बाकी ये जो आपने कहा टीवी प्रोग्रामों में लोग मजबूत बातें करते हैं, यकीनन हमारे हाई कमिश्नर ने जवाब दिया होगा कि जो भी इसका मुल्ज़मान है उनका मामला अदालत में है और अदालत यकीनन उनको अगर कसूरवार पाती है तो उनको सजा देगी। ये मेरे बस की बात तो नहीं है। हाई कमिश्नर तो बैठ के या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो बैठ के लोगों को सजा नहीं देती, वो जो मुनासिब अदालतें हैं वो ये फैसला करती हैं। लेकिन देखिए इसमें भी मुझे किस्म की मुबालगा नजर आता है। 2008 से पहले क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या बेहतरीन थे? यानी उससे पहले तो ये बम्बई का इशू था भी नहीं। तो उनका ये कहना कि ये अगर चला जाए तो फिर गोया हर चीज चली जाएगी, ये जो है तारीखी हकायक के मुनाफिक के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। हकीकत ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा है चल रहा है मुख्तलिफ इश्यूज में, जिसमें कश्मीर सर फहरिस्त है, ये सालों से चल रहा है। बम्बई का वाकया तो 2008 में हुआ है। साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि देखिए दहशतगर्दी के सबसे ज्यादा तो हम शिकार पाकिस्तान बना है। हमारे दिल में कोई दहशतगर्दों के लिए किसी किस्म की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए और हमारी अदालतों को भी दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, चाहे उनकी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। लेकिन जाहिर है कि शहादत तो आनी चाहिए, अदालत बगैर शहादत के तो फैसला नहीं करती है। और इन एनी केस एक मैंने किसी और प्रोग्राम में भी कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आबादी 1.5 बिलियन है। चंद अशखास को यह हक नहीं होना चाहिए कि 1.5 बिलियन लोगों के अमन और दोस्ती को बर्बाद कर दे। इन जो भी इस किस्म की हरकतें कर रहा है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन है। उनके लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पुष्पिंदर, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में वक्तन फवक्तन दर आने वाले नशेबो फराज से कतई नजर भारतीय मीडिया के कुछ हिस्से इस सूरत हाल के बिगाड़ में जो किरदार अदा कर रहे हैं उसके तदारुक की क्या सूरत हो सकती है? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में आप ये देखें कि एक लंबे वक्त तक हमने देखा कि बहुत सारी फिल्में जो हैं वो हिट इसलिए हो गई कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की नफरत,
झगड़ों पे, वॉर के ऊपर बनी, लेकिन वीर ज़ारा से लेकर के बहुत सारी फिल्में जो हैं वो इतनी बनी कि उसके बाद से वो जो साइक होती है, और किसी भी सोसाइटी में जो सिनेमा होता है, थिएटर होता है, ड्रामा होता है, वो सोसाइटी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन एक दूसरी बड़ी सच्चाई ये भी है कि इस वक्त का जो मूव है नरेंद्र मोदी सरकार का, जिस वक्त ये मूव उठाया गया था, आप यकीन मानिए जो उनका सॉफ्टेस्ट भी सपोर्टर था वो झटके में था, इस सदमे में था कि नरेंद्र मोदी ने ये क्या किया है। लेकिन एक बात हिंदुस्तान के तमाम सारे लोग, जो लोग फेस पे नहीं आते, सामने नहीं खड़े होते, सब तमाम पीछे रहते हैं, ये सब मानते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक कि नरेंद्र मोदी को सोच करके, नरेंद्र मोदी की स्टाइल को देख के, नरेंद्र मोदी की बैकग्राउंड को, नरेंद्र मोदी की अप्रोच को देख के ये लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने इस वजीर आजम का जो दौर उनका 2019 तक चलना है, ये उनका सबसे पहला और आखिरी मूव है। इसके बाद अगर कुछ हुआ तो शायद मुझे नहीं लगता है, और मैं नहीं, तमाम सैकड़ों हजारों लोग जो हैं उनकी पार्टी के, उनके बाहर, उनके मुखालिफ ये मानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये मूव होने के बाद अगर कुछ पॉजिटिव नहीं निकला और कहीं कोई डिरेलमेंट बड़ा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि बातचीत के कोई रास्ते खुलेंगे और वो तरफ उस तरफ बढ़ेंगे जिस तरफ के लिए नरेंद्र मोदी या उनकी हुकूमत या उनकी पार्टी या उनकी आइडियोलॉजिकल मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस जानी जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि बाहमी अमन ही इस एटमी दुनिया में बका का वाहिद रास्ता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी अटल हकीकत है कि अमन का रास्ता हमेशा दो तरफा हुआ करता है, और इस शजर के पनपने के लिए एतमाद की फ़ज़ा का मौजूद होना भी नागुज़ीर है, जिसके बगैर दायमी अमन की हैसियत महज ख्वाब से ज़्यादा और कुछ नहीं। अब देखना यह है कि नाम नहाद सेक्युलर जमहूरिया हिंदुस्तान इस हकीकत को कब कबूल करती है। इस ख्वाब के पूरा होने तक नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।